हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी बायोलॉजी का 6वां चैप्टर पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों की शारीरिकी। जिसके पिछले पहले वीडियो में मैंने आपको पादपों में पाए जाने वाले ऊतकों के प्रकार बताए थे, जिसमें दो प्रकार के ऊतक हमने देखे थे। एक था विभज्य ऊतक और दूसरा था परमानेंट यानी स्थायी ऊतक, है ना। और फिर दोनों के मैंने आपको डिटेल भी बता दिए हैं। अब हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं ऊतक तंत्र। पादपों में किस प्रकार के ऊतक तंत्र हैं। तो ऊतक तंत्र के बारे में आपको पहले बता दें कि जैसे ऊतक होते हैं तो एक से ज़्यादा ऊतक या एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक तंत्र बनाएंगे। तीन प्रकार के ऊतक तंत्र का हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा जानकारी लिया था, जिसमें पहला था एपिडर्मल टिश्यू यानी अधिचर्म ऊतक तंत्र, ठीक है, और दूसरा था भरण ऊतक और तीसरा था संवहन ऊतक, ठीक है। तो पहला इसमें हम अभी पढ़ेंगे बाह्य त्वची ऊतक तंत्र यानी एपिडर्मल टिश्यू। तो पहले 4 लाइनें जो लिखी हुई हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हम अब तक विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। तो ये भी हमने देखा विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक कितने प्रकार के हैं। आओ अब हम देखें कि पौधों के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऊतक कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, है ना। कौन कौन से ऊतक भिन्न हैं और कैसे कैसे उनकी संरचनाएं हैं। उनकी रचना तथा कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं: बाह्य त्वची ऊतक तंत्र, भरण ऊतक और संवहनी ऊतक। भरण ऊतक को मौलिक ऊतक भी कहते हैं। तो जैसा मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि सबसे बाहर, जैसे ये मान लो कोई पौधा है, तो सबसे बाहर की जो स्तर है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा अधिचर्म, है ना। तो इससे जुड़ी हुई जो भी संरचनाएं हैं, जैसे कि स्टोमेटा हो सकता है ना, या रोम हो सकते हैं, ये सब मिलकर के बाह्य त्वची ऊतक तंत्र बनाते हैं। इसके अंदर जो होते हैं वो कॉर्टेक्स हैं। कॉर्टेक्स के बहुत सारे लेयर हो सकते हैं। फिर अंदर में एंडोडर्मिस है, उसके अंदर पेरिसाइकिल है ये, और केंद्र में होते हैं पिथ ये। तो कॉर्टेक्स और पिथ ये मिलके भरण ऊतक बनाते हैं, और जो जाइलम फ्लोएम है और उनसे जुड़ी हुई संरचनाएं हैं ये संवहन ऊतक तंत्र बनाते हैं, ठीक है। तो इनको सबको हमको देखना है क्या क्या होते हैं। तो पहला है बाह्य त्वची ऊतक तंत्र। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे बाहर जो एपिडर्मल टिश्यू है, एपिडर्मिस है, और उसके साथ जुड़ी हुई जो संरचनाएं हैं जैसे स्टोमेटा है या रोम है, वो सब मिलकर के बाह्य त्वची ऊतक तंत्र बनाते हैं। ये पौधे का सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचा कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वची उपांग जैसे मूल रोम या प्ररोह रोम दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मूल रोम सबसे कॉमन है। मूल रोम क्या है? जड़ों में पाए जाने वाली छोटी छोटी खूंटी जैसी संरचनाएं हैं, इनको मूल रोम कहते हैं, रूट हेयर। इसी के द्वारा जल और खनिज लवणों का ये अवशोषण करते हैं। बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है, सबसे बाहर की स्तर है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और एक अखंड सतह बनाती हैं। मतलब ये है कि ये जो कोशिकाएं हैं इसमें सबसे बाहर वाले में, इनकी कोशिकाएं एकदम सटी हुई होती हैं, इनके बीच में गैप्स नहीं होते। इसके कारण से जो लेयर है बाहर का एपिडर्मिस वो कंटिन्यू रहता है, बस स्टोमेटा उनमें बीच बीच में छिद्र के रूप में पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा मतलब एपिडर्मिस प्रायः एकल सतह वाली होती है। एपिडर्मिस एक ही लेयर होती है, लेकिन कुछ पौधों में एक से ज़्यादा लेयर हो सकते हैं, स्तर हो सकते हैं। जैसे आप नेरियम सुने होंगे, नेरियम कनेर, इसमें एक से ज़्यादा लेयर हो सकते हैं। या फिर आप फाइकस जैसे बरगद है, पीपल है, इनमें भी एक से ज़्यादा लेयर होते हैं एपिडर्मिस के। लेकिन ज़्यादातर जो पौधे हैं उनमें एपिडर्मिस बाह्य त्वचा के सिर्फ एक ही स्तर होते हैं। बाह्य त्वची कोशिकाएं पेरेनकाइमी होते हैं, जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका भित्ति के साथ होता है, ठीक है। तो ये कोशिकाएं जनरली जो बाहरी होती हैं ये पेरेनकाइमा यानी मृदोतक की बनी होती हैं। जनरली ये जीवित होती हैं। जो यंग स्टेम होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट भी होती हैं, तो हरी होती हैं। जैसे कि आप रोज़ वगैरह में देखते हैं, गुलाब वगैरह में, तो हरा स्टेम क्यों है? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट है। इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत कम होती है इन कोशिकाओं में, हालांकि जीवित होती है। इनमें एक बड़ी रसधानी होती है। रसधानी मतलब सैप वैक्यूल, जिसके अंदर सेल शैप यानी कि एक रस भरी होती है, उसको सेल शैप कहते हैं, है ना। तो इसमें एक बड़ी रसधानी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह
मोम की मोटी परत से ढकी होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है, ठीक है, मूल में क्यूटिकल नहीं होती है। देखिए क्यूटिकल जो है ये स्थलीय पौधों की एक बड़ी विशेषता है। पौधा जितने ज़्यादा सूखे एरिया में रहेगा, पानी की कमी वाले एरिया में रहेगा, उनकी सतह पर तने में और पत्तियों में क्यूटिकल का ज़्यादा मोटा लेयर रहेगा। और क्यूटिकल चूंकि मोम का वैक्स का बना हुआ है तो ये जल रोधी होता है, तो अंदर की सतह से बाहर की तरफ जल का वाष्पोत्सर्जन ये रोकती है। इसीलिए जितने ज़्यादा सूखे एरिया में है उतना ज़्यादा मोटी है ये, ताकि वो अधिक से अधिक वाष्पोत्सर्जन को रोक सके और सुरक्षा कर सके पानी की, ठीक है। अब चूंकि जड़ें जो है जमीन के अंदर होती हैं, इसलिए इनको पानी की कमी या सूखेपन को नहीं झेलना रहता है, इसलिए ये इनमें क्यूटिकल का लेयर नहीं होता है। रंध्र ऐसी संरचनाएं हैं, रंध्र मतलब हम बात कर रहे हैं स्टोमेटा की, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है और थोड़ा बहुत यहीं से वाष्पोत्सर्जन भी चलते रहता है। ये पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं, लेकिन जो यंग स्टेम होते हैं उनकी बाह्य त्वचा पर भी रंध्र होते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि दो चीज़ों के लिए हैं, गैसों का आदान प्रदान, है ना, दिन में CO2 लेते O2 छोड़ते हैं, रात में O2 लेते CO2 छोड़ते हैं। अब रंध्र की संरचना अगर हम देखें तो ये रंध्र की संरचना है। देखिए द्विबीजपत्री पौधों में और एक बीजपत्री पौधों में इनके रंध्रों की संरचना थोड़ी सी अलग है। देखिए एक्चुअली रंध्र तो दो कोशिकाओं के बीच का एक खाली स्थान है, इसे रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा। और ये दो जो कोशिकाएं हैं इनको हम कहते हैं गार्ड सेल, यानी कि द्वार कोशिकाएं, ठीक है, रक्षक कोशिकाएं। तो इनके बीच में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं स्टोमा या स्टोमेटा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो रक्षक कोशिकाएं हैं ये डाइकॉट पौधों में यानी द्विबीजपत्री पौधों में ये किडनी के आकार के हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधों में ये जो द्वार कोशिकाएं हैं आप देख सकते हैं, ये द्वार कोशिका है, ये डमरू के आकार के हैं, डम्बल शेप। डम्बल आप उसको भी बोलते हो जो एक्सरसाइज करते हो ऐसे ऐसे, वो डम्बल है ना, यानी डमरू। तो डमरू के आकार के हैं इनकी रक्षक कोशिकाएं, जबकि डाइकॉट पौधों में जो रक्षक कोशिकाएं हैं वो किडनी के आकार के हैं, ठीक है, बस। और इसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं इनको हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ पर सहायक कोशिकाएं एक्चुअली ये बाह्य त्वची कोशिका लिख दिया है, गलत लिख दिया है, एक्चुअली ये सहायक कोशिकाएं हैं। ये यहीं से जो द्वार कोशिकाएं हैं उनको जल का आदान प्रदान होता है, और इसके बाहर फिर जो कोशिकाएं होती हैं वो एपिडर्मल सेल होती हैं। तो इस तरह से सेम के आकार वाली और डमरू के आकार वाली ये रक्षक कोशिकाएं होती हैं डाइकॉट पौधों में और मोनोकॉट पौधों के स्टोमेटा में। और रक्षक कोशिकाएं ही फूलती सिकुड़ती हैं जब इनमें पानी भर जाता है। देखिए रक्षक कोशिकाओं की एक विशेषता समझिए, रक्षक कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति है ये भित्ति थोड़ी मोटी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं जिसके कारण से इनमें रेडियल थिकनिंग हो जाती है, मतलब मोटी हो जाती है, और बाह्य भित्ति पतली होती है थोड़ी सी। तो आसपास की कोशिकाओं से जब इसमें पानी भर जाता है और इसका स्फीत दाब बढ़ता है तब ये फूलने लगता है। फूलेगा तो इसकी बाह्य सतह जो है इसे बाहर की तरफ धकेली जाएगी, खींची जाएगी, तो ये आंतरिक सतह अंदर की तरफ खींची जाती है ऐसे, तो स्टोमेटा खुल जाती है, ठीक है। अब पानी जब निकल जाती है तो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आकर के स्टोमेटा को बंद कर देती है। मतलब क्या है कि द्वार कोशिकाओं में पानी भरेगी तो स्टोमेटा खुलेगा, द्वार कोशिकाओं से पानी निकलेगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें लेविट का एक थ्योरी है हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन मैलेट थ्योरी, हाइड्रोजन पोटेशियम मैलेट थ्योरी। तो इसमें ये कहा गया है कि हाइड्रोजन आयन बाहर जाता है, पोटेशियम आयन अंदर आता है, उसके कारण से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और पानी अंदर आ जाता है, ठीक है, तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, ये कहना है। रंध्र ऐसी संरचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होती हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन और गैस विनिमय को नियमित करते हैं। प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं कहते हैं, है ना। और ये बात है द्विबीजपत्री पौधों में। लेकिन घास कहने से एक बीजपत्री पौधे, याद रखिएगा आप, ग्रासेस का मतलब होता है मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री, मतलब धान, गेहूं, है ना, जौ, जई, बाजरा, ये सभी घासें हैं, ये सभी ग्रासेस हैं।
तो फिर जो छोटी छोटी घासें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको अपतृण बोलते हैं। अपतृण इंग्लिश में कहते हैं सेजेस, वो भी मोनोकॉट है। दे आर आल्सो ग्रासेस, बड़े वाले भी ग्रासेस हैं। आपको आश्चर्य होगा, जो बम्बू है ना, बम्बू, बांस और सुगर केन यानी कि गन्ना और मैज, इतने इतने बड़े पौधे हैं, ये भी घास हैं। क्यों? क्योंकि ये मोनोकॉट है। ठीक है, तो छोटी वाली जो है, जिनको आप असल में घास बोलते हो, वो असल में अपतृण है। वो भी घास है लेकिन अपतृण कहलाते हैं, उनको सेजेस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सेम के आकार के हैं डाइकॉट पौधों में, और मोनोकॉट पौधों में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती हैं, एक्चुअली डमरू के आकार की होती हैं। ठीक है, द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, उसमें सेलुलोज की थिकनिंग होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। मैंने आपको बताया कैसे, अंदर पानी भरेगा तो खुलेगा रंध्र। कभी कभी कुछ बाह्य त्वची कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं, उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है, एक्सेसरी सेल्स या जो इसके साथ पाए जाने वाले सेल्स हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है एक्सेसरी सेल, मतलब सहायक कोशिकाएं। ठीक है, रंध्री छिद्र, द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्री तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है देखिए स्टोमेटल सिस्टम होता है। एक्चुअली स्टोमेटल सिस्टम में क्या क्या है, तो छिद्र है, उसके आसपास की द्वार कोशिकाएं हैं और उसके पास की सहायक कोशिकाएं हैं। ये सब मिलकर के रंध्र तंत्र को यानी स्टोमेटल सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्टोमेटा है। तो मेरे हिसाब से अभी तक आपको कुछ कुछ तक एपिडर्मल टिश्यू समझ में आ रहा होगा कि कोशिकाएं हैं, उनमें बीच बीच में छिद्र हैं। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं, इन्हें मूल रोम कहते हैं। मूल रोम तो हम जड़ों में कहते हैं। जड़ में एक्चुअली जैसे जड़ की ये बाह्य कोशिका है, मतलब बाह्य त्वचा है, एपिडर्मिस है, इनकी कोशिकाएं हैं। तो इनकी कोशिकाओं के कोशिका भित्ति से ऐसे इलोंगेट होकर एक ट्यूब जैसे बन जाती, छोटी सी खूंटी जैसा, उसको हम कहते हैं मूल रोम। मूल रोम मूल में पाए जाते हैं और ये जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। जल और खनिज लवण है, इनको अवशोषित करके पौधे को देते हैं, जिससे वो जाइलम के द्वारा ऊपर चढ़ाते हैं। इसके अलावा तने में भी, स्टेम में भी रोम पाए जाते हैं। उसको रोमी त्वचा कहते हैं, ऐसे में रोम कहते हैं उसको भी। इंग्लिश में हम उसको कहते हैं रेमेंटा। दोनों में एक अंतर है, जो मूल रोम है वो हमेशा एक कोशिकी है, क्योंकि ये बाह्य कोशिका की जो कोशिका है उसी से वो एक्सटेंड हुआ है। लेकिन जो स्टेम में, जो तने में पाए जाने वाली रोम है, वो जनरली बहुकोशिकी होती है, जिसको रेमेंटा कहते हैं, वो बहुकोशिकी होती है। और ये रूट हेयर एक कोशिकी होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मूल रोम कहते हैं ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकी दीर्घीकरण स्वरूप होता है। ये कोशिका ऐसे दीर्घ हो जाती है, ऐसे लंबी हो जाती है, जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होती हैं। तने पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वची रोम त्वचा रोम या ट्राइकोम्स कहलाते हैं। मैंने अभी बताया था ना, रेमेंटा या ट्राइकोम्स। एक्चुअली ट्राइकोम इसका ज़्यादा सही नाम है। ठीक है, इसको कहा जाता है। ठीक है, प्ररोह तंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं, जबकि मूल रोम एक कोशिकीय थे, ये भी मैंने बताया। शाखित या अशाखित, कोमल, नरम हो सकते हैं, स्रावी हो सकते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को भी रोकते हैं। तो अगर ये तने में है तो ये सारे काम ये भी करते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के हमने देखे, तने में है तो बहुकोशिकी और जड़ में है तो एक कोशिकी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि एपिडर्मल टिश्यू में इतने सारी चीज़ें होती हैं। अब हम भरण ऊतक की बात करेंगे, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में देखिए, अब थोड़ी थोड़ी बातें पहले मैं समझा दूं आपको। ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे कई लेयर कॉर्टेक्स के होते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स के जो सबसे अंदर का लेयर होता है, कॉर्टेक्स को वल्कुट कहते हैं ना, कॉर्टेक्स के अंदर का लेयर होता है एंडोडर्मिस, यानी अंतः त्वचा। एपिडर्मिस को बाह्य त्वचा कह रहे थे, एंडोडर्मिस को अंतः त्वचा कहेंगे। तो एंडोडर्मिस क्या है? कॉर्टेक्स का सबसे अंदर का लेयर है, ये कॉर्टेक्स है। अब कॉर्टेक्स में देखिए, कॉर्टेक्स में जनरली बाहर के कुछ लेयर जो हैं, इसकी कोशिकाएं थोड़ी मोटी भित्ति वाली हो जाती हैं। बाहर की कुछ कोशिका लेयर मोटी भित्ति की हो जाती है।
इनको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। कॉर्टेक्स के बाहर की कुछ लेयर मोटी भित्ति वाली, इनको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। अब हाइपोडर्मिस के बारे में समझिए कि अगर द्विबीजपत्री पौधा है तो ये कोलेनकाइमेटस का बनेगा, और अगर एक बीजपत्री पौधा है तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस का बनेगा। ध्यान से समझिए, द्विबीजपत्री में कोलेनकाइमेटस स्थूल कोलोत्तक से बनता है ना। ये स्क्लेरेनकाइमेटस कोलेनकाइमेटस क्या है, पहले वीडियो में बनाया है, मैंने बताया है, उसको ठीक से आप देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। डाइकॉट पौधों में कोलेनकाइमेटस, मोनोकॉट पौधों में स्क्लेरेनकाइमेटस दृढ़ोत्तक से बने होते हैं। उसके बाद जो कॉर्टेक्स के लेयर हैं इसको इनर कॉर्टेक्स यानी आंतरिक वल्कुट कहा जाता है। फिर एक लेयर इसका एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस जनरली वाटर टाइट जैकेट होता है जो जाइलम से पानी को बाहर की तरफ फेंकने से रोकता है। ठीक है, तो ये तो कॉर्टेक्स हो गया। इसके बाद पेरिसाइकल होता है जो जाइलम फ्लोएम का पार्ट माना जाता है, पेरिसाइकल। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि जाइलम फ्लोएम तो हम मस्कुलर बंडल में पढ़ेंगे, मतलब संवहन ऊतक में। यहाँ पर आप देखिए कि अंदर में सेंटर में, जैसे ये पौधा है तो सेंटर वाले भाग में जो भरा हुआ है उसको हम पिथ या मेडुला कहते हैं, है ना। तो वो भी भरण ऊतक में आता है। तो कॉर्टेक्स और पिथ ये भरण ऊतक के अंग है। और जनरली जैसा मैंने कहा हाइपोडर्मिस तो कोलेनकाइमेटस का बन जाता है या स्क्लेरेनकाइमेटस का बन जाता है। बाकी जो कॉर्टेक्स है और जो पिथ है वो बने होते हैं पेरेनकाइमेटस के, मृदुतक के, क्योंकि ये जल और भोज्य पदार्थों को संग्रहित करते हैं। तो पेरेनकाइमेटस यानी कि मृदुतक के बने होते हैं। बाह्य त्वचा तथा संवहन बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। मैंने बताया ना बीच के सारे। संवहन बंडल कौन है, जाइलम फ्लोएम। उसके अलावा सभी भरण ऊतक के अंग हैं। इसमें सरल ऊतक होते हैं जैसे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो ज्यादातर भरण ऊतक जो है पेरेनकाइमा या मृदुतक के बने हैं। हाइपोडर्मिस जो होता है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं, डाइकॉटमिस से, मोनोकॉटमिस से। प्राथमिक तने में पेरेनकाइमा कोशिकाएं प्रायः वल्कुट यानी कॉर्टेक्स, परिरंभ यानी पेरिसाइकल, पिथ यानी मेडुला तथा मज्जा किरण यानी मेडुलरी रे में होते हैं। ये क्या चीजें हैं अभी हम धीरे धीरे समझेंगे, कुछ कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मज्जा किरण क्या है एक्चुअली, जैसे हम देखते हैं कि जाइलम फ्लोएम है, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ऐसा, या जाइलम फ्लोएम एक साथ। तो बीच में जो मेडुला है ये किनारे किनारे ऐसे जो फैले हुए हैं जाइलम फ्लोएम के बीच में, इसको मेडुलरी रे यानी मज्जा किरण कहते हैं। ठीक है, पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इसे पर्ण मध्योतक यानी मीजोफिल कहते हैं। तो पत्तियां, जैसे देखिए मान लो ये एक पत्ती है, ये एक लीफ है, तो इसमें भी ऊपर एपिडर्मिस, नीचे एपिडर्मिस और बीच में जो लेयर होते हैं पत्तियों के, ये कहलाते हैं मीजोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, पर्ण मध्योतक, मीजोफिल। अब यहां पर देखिए ये थोड़ा सा संवहनी ऊतक हमको पढ़ना है, उसका चित्र आ गया है, ये थोड़ा पहले बन गया है। तो संवहनी ऊतक आप समझिए क्या होता है। देखिए संवहनी ऊतक में जाइलम फ्लोएम होते हैं जो पेरिसाइकल के अंदर रहते हैं। मैंने आपको बताया सबसे बाहर एपिडर्मिस है, ऐसे मुड़ा है तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के अंदर जाइलम फ्लोएम का लेयर है, तो उसे जाइलम फ्लोएम को मिला के हम कहते हैं संवहन ऊतक। देखिए यहां पर आप देखिए जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट तने में दो प्रकार से हो सकता है। एक ये हो सकता है कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रहें, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग हो सकते हैं एक तने में, जाइलम फ्लोएम अलग अलग हो सकते हैं। अगर अलग अलग है तो इन्हें रेडियल कहते हैं, रेडियल यानी कि अरी। ठीक है, ये जनरली आपको जड़ों में देखने को मिलते हैं, जड़ों में, मूल में। लेकिन अगर जैसे कि मान लो ये तने का एक टीएस है तो जाइलम फ्लोएम एक साथ है, मान लो ऐसे जाइलम फ्लोएम एक साथ है, तो जाइलम फ्लोएम में अंदर की तरफ जाइलम होता है, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। अगर इस तरह से, ये वाले में जाइलम फ्लोएम अलग अलग है लेकिन इस वाले में जाइलम फ्लोएम एक साथ है, ये फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं कंजॉइंट यानी संयुक्त,
कंजॉइंट, ठीक है, कंजॉइंट यानी संयुक्त। अलग अलग हैं तो अरीय जो कि जड़ों में पाए जाते हैं। एक में है जाइलम फ्लोएम, जैसे इन दोनों में दिख रहा है जाइलम फ्लोएम एक में है, तो इसे कंजॉइंट या संयुक्त कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो संयुक्त होता है इसमें जाइलम फ्लोएम के बीच में एक लेयर हो सकता है जिसको हम कहते हैं कैम्बियम, एधा। आपको याद है पिछले क्लास में अगर आपने पढ़ा है पहला वाला वीडियो मेरा, तो उसमें मैंने बताया है लेटरल मेरिस्टेम। मैंने आपको बताया था कि बीच में एक लेयर बन जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो नए जाइलम फ्लोएम यानी सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। तो वो जो नया लेयर बनता है वो कैम्बियम होता है, एक्चुअली वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम जो होता है ये विभाज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना होता है और यही नए जाइलम फ्लोएम को बना सकता है। तो अगर ये कैम्बियम है बीच में तो हम इसे ओपन यानी खुला वाला संवहन तंत्र कहेंगे, और अगर नहीं है तो हम इसे बंद यानी क्लोज्ड वस्कुलर बंडल कहेंगे। इन दोनों चित्रों में आप देखिए ध्यान से कि इसमें फ्लोएम और जाइलम है, इसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम है जो कि इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है, दोनों लगभग एक जैसा हो गया है। तो ऐसा करके बीच में एक लेयर कैम्बियम का होता है, बीच में एक लेयर कैम्बियम का है, ठीक है। तो फिर से एक बात बता देता हूं, समझ लीजिए। जड़ों में आप देखोगे कि जाइलम फ्लोएम अलग अलग है, इसे हम अरी कहते हैं। तनों में जनरली आप देखेंगे कि जाइलम फ्लोएम एक साथ है, जाइलम फ्लोएम एक साथ है, जाइलम फ्लोएम एक साथ है, ऐसा आप देखने मिलेगा। तो ये वाला अरी था, ये वाला है कंजॉइंट यानी संयुक्त। अब संयुक्त में अगर जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो खुला, नहीं है तो बंद, ठीक है। और एक और चीज इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उस शब्द को कहते हैं कोलेट्रल। देखिए कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, कोलेट्रल का मतलब होता है एक तरफ जाइलम है एक तरफ फ्लोएम है, ये कोलेट्रल है। ऐसा ही एक बाई कोलेट्रल होता है। बाई कोलेट्रल में क्या होता है कि बीच में जाइलम होता है और आर पार फ्लोएम होता है, दोनों साइड में फ्लोएम हो जाता है, तो उसे बाई कोलेट्रल कहते हैं। लेकिन ये बहुत कम पौधों में देखने को मिलता है, ज़्यादातर पौधों में कोलेट्रल ही होता है। और कोलेट्रल में बीच में अगर कैम्बियम है तो खुला और नहीं है तो बंद। तो कंजॉइंट को समझे, कंजॉइंट मतलब जाइलम फ्लोएम एक साथ है, एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम बाहर की तरफ फ्लोएम, तो उसे कोलेट्रल, ठीक है। बीच में कैम्बियम है तो खुला, नहीं है तो बंद। तो खुला वाला किस में होता है, खुला वाला होता है द्विबीजपत्री पौधों में और बंद वाला होता है एक बीजपत्री पौधों में। अब ध्यान समझिए कि मैंने कहा ना जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो खुला प्रकार के जो कि डाइकॉट पौधों में है, द्विबीजपत्री पौधों में, नहीं है तो बंद प्रकार का है एक बीजपत्री पौधों में। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर कैम्बियम है तो द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम बनेंगे यानी द्वितीयक वृद्धि होगी, और द्वितीयक वृद्धि होगी तो पौधे का बहुत विकास होता चला जाएगा, तो पौधा जो है बड़ा होकर ट्री बन जाएगा। लेकिन अगर द्वितीयक वृद्धि नहीं हुआ, नए जाइलम फ्लोएम द्वितीयक जाइलम फ्लोएम नहीं बने, तो पौधे का विकास नहीं होगा, छोटा रह जाएगा पौधा। यही कारण है कि जो एक बीजपत्री पौधे हैं उनमें पौधे का विकास लिमिटेड होता है, छोटे छोटे होते हैं। धान, गेहूं, जौ, जई, बाजरा आप देखना छोटे छोटे पौधे हैं, एक आध थोड़े बड़े हो जाते हैं, बांस वगैरह वो उसमें रेयरली थोड़ा सा पाया जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो कुल मिला के ये है कि अगर जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो नए जाइलम फ्लोएम बनेंगे, द्वितीयक वृद्धि होगी, पौधा पेड़ बन जाएगा। ये द्विबीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये कैम्बियम नहीं है तो नए जाइलम फ्लोएम नहीं बनेंगे, द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी, पौधा बहुत विकास नहीं करेगा। ये एक बीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है और इस टाइप को हम कहते हैं कंजॉइंट यानी संयुक्त। और चूंकि एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम है तो कोलेट्रल है। तो समझ में आया, अलग अलग है अरी, एक साथ है संयुक्त, बीच में कैम्बियम है तो ओपन, नहीं है तो क्लोज, एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम तो कोलेट्रल, और अगर कैम्बियम है तो द्वितीयक वृद्धि। ठीक। संवहनी ऊतक, संवहनी तंत्र में जटिल ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच
कैम्बियम होता है, ऐसे को हम कहते हैं खुला संवहन बंडल, और इसमें द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम बनते रहते हैं, जिससे यह पौधा बड़े वृक्ष के रूप में बन जाते हैं। एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इसमें द्वितीयक ऊतक नहीं बनते, इसलिए उन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं। इनको बहुत अच्छे से मैंने अभी आपको बताया है। जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं, तब ऐसे बंडल को अरी कहते हैं। अलग अलग है तो अरी। जैसे जड़ों में मैंने बताया ना, जड़ों में अरी होता है ना, ये वाला अरी जड़ों में होता है ना। संयुक्त बंडल जिसको कंजॉइंट कहते हैं, जाइलम फ्लोएम एक सी त्रिज्या पे होते हैं, एक साथ होते हैं, तने और पत्तियों में पाए जाते हैं। संयुक्त संवहन बंडल में प्रायः फ्लोएम जाइलम के बाहर और जाइलम अंदर की तरफ होता है, इसको हम कोलेट्रल कहते हैं, है ना। एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम, तो इसे कोलेट्रल कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको तीनों प्रकार के ऊतक तंत्र मैंने बताए। कौन कौन से बताए? एक मैंने बताया आपको बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, फिर भरण ऊतक तंत्र और तीसरा संवहनी ऊतक तंत्र। अब हम बात करेंगे द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का